हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आपको ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें हमने बताया था कि हम कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज देखिए हमारी पहली क्लास है। आज हम आपको बताएंगे ऑडिटिंग क्या होती है, किसे कहते हैं, और उसके साथ साथ ऑडिटिंग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि अंकेक्षण क्या होता है या ऑडिटिंग किसे कहते हैं। देखिए, जब कभी भी हम ऑडिटिंग के बारे में बात करते हैं तो ऑडिटिंग का सिंपल सा अर्थ होता है जांच पड़ताल करना। देखिए, हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, कहीं ना कहीं एक अपना विचार होता है कि जो भी कार्य वो कर रहा है वो बेहतर ढंग से करे या उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे ढंग से करने का प्रयास करता है, चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो। उसी तरीके से जब हम अंकेक्षण खासकर बिजनेस के फील्ड में पढ़ते हैं तो हम कोई भी बिजनेस अगर कर रहे हैं तो हम अपने व्यवसाय की सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम कोई भी व्यवसाय लगा रहे हैं तो सफल हो, और इसी व्यवसाय की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं अंकेक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके व्यवसाय से संबंधित सभी लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है तथा जांच करने के पश्चात उससे संबंधित एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। देखिए, किसी भी व्यवसाय की जो भी लेखा पुस्तकें हैं उनकी जांच करना, जांच करने के तत्पश्चात एक प्रतिवेदन तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? अंकेक्षण कहते हैं। देखिए, अंकेक्षण की मीनिंग अगर इंग्लिश में अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं, अगर इंग्लिश में जानना चाहते हैं कि अंकेक्षण क्या होता है या ऑडिटिंग किसे कहते हैं, तो ऑडिटिंग के बारे में आप कह सकते हैं कि ऑडिटिंग इज अ प्रोसेस इन विच सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड गिव देयर रिपोर्ट। तो देखिए, ये आपकी कहीं ना कहीं अंकेक्षण की मीनिंग है। आप ये भी कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स and give their report is called auditing। तो जब हम कभी भी ऑडिट के बारे में बात करते हैं तो ऑडिट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जब से ऑडिटिंग स्टार्ट करने की जब भी बात होती है, जैसे हमने कल आपको बताया था कि पहले जो कॉन्सेप्ट होता है वो बोलता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग समाप्त हो जाती है तो वहां पे अकाउंटिंग के बारे में बातें आती है। अकाउंटिंग जो हमारी समाप्त होती है, अकाउंटेंसी जब समाप्त होती है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम किस प्रकरण में आते हैं? ऑडिटिंग की तरफ आते हैं। तो फिर हमारा ऑडिट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, और जैसे ही ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट समाप्त होता है, जहां पे ऑडिटिंग एंड होती है, वहीं से फिर उसके बाद क्या होता है? इसके बाद का जो लेयर होता है, हमने कल आपको बताया था, क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। तो अभी सिर्फ हम पढ़ेंगे ऑडिटिंग के बारे में, ऑडिटिंग की मीनिंग के बारे में। तो मीनिंग आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि मीनिंग के बारे में अगर हम बात करें अंकेक्षण से क्या है या अंकेक्षण किसे कहते हैं, तो सिंपल सा आप कह सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय की लेखा पुस्तकों की क्या करना? जांच करना। जांच करने के पश्चात प्रतिवेदन तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? अंकेक्षण बोलते हैं। अब हम आते हैं अंकेक्षण की विशेषताओं की तरफ कि अंकेक्षण की क्या क्या खास विशेषताएं होती हैं। अगर हम अंकेक्षण की विशेषताओं के संबंध में बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जैसे पहला होता है आपका, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, CHARACTER देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के अगर हम बारे में बात करें, इसकी जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसकी पहली विशेषता होती है, पहली विशेषता के संबंध में अगर हम बात करें, पहली विशेषता होती है देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, किसी एक संस्था का होना अनिवार्य। तो कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए, तभी हम अंकेक्षण के कॉन्सेप्ट से जुड़ सकते हैं।
देखिए, जब कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात होती है तो निश्चित रूप से इंस्टीट्यूशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाते होंगे, और जो लेखा पुस्तकें मेंटेन की जा रही है, जैसे लेखा पुस्तकों की बात करें, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो आपने अकाउंटेंसी पढ़ी होगी, आपने अकाउंट पढ़ा होगा। उसमें आपको बताया जाता है जनरल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट के जो भी स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो ऐसी जो भी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंतर्गत आती हैं, और सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच करना, उसके बाद प्रतिवेदन तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अंकेक्षण होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इंस्टीट्यूशन का होना। जब भी हम अंकेक्षण की विशेषताओं की बात करेंगे तो पहली विशेषता यही होती है कि संस्था का होना क्या होता है, अनिवार्य। कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें संस्था के होने के साथ साथ यहाँ पे टू एग्जामिनेशन of the error and fraud। देखिए, हर एक व्यक्ति, हमने जैसे पहले भी बताया कि अपने व्यवसाय की सफलता को सुनिश्चित करना चाहता है। किसी भी व्यवसाय की सफलता सुनिश्चित तभी हो सकती है जब उस इंस्टीट्यूशन में किसी भी प्रकार का एरर या फ्रॉड ना हो। और किसी भी प्रकार के एरर और फ्रॉड को कैसे पकड़ा जा सकता है, जब हमारी संस्था में क्या होगा, ऑडिटिंग। जब किसी भी संस्था में अंकेक्षण किया जाता है तो उसके माध्यम से हम आसानी से अपनी व्यवसाय की गलतियों को, अपने व्यवसाय में होने वाले फ्रॉड को पकड़ सकते हैं, उसके बारे में एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो क्लियर है। तो देखिए, विशेषता यही होती है कि यहां से कहीं ना कहीं गलतियों को तथा जो भी फ्रॉड से, जो भी आपके फ्रॉड होते हैं उसका पता लगाया जाता है, उसके बारे में एग्जामिन की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो एन ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। देखिए, सवाल यहां पे भी उठता है कि ऑडिटिंग करता कौन? ऑडिटिंग करता कौन है? ऑडिटर करता है। ऑडिटर होता कौन है? ऑडिटर कहते किसको है? देखिए, सामान्यतः जो मुख्य रूप से ऑडिटर माना जाता है, जो आईसीएआई के माध्यम से सीए का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसे आईसीएआई ने, जो भारत सरकार की संस्था है, उसे सीए के सर्टिफिकेट दे रखे हो। तो कहने का अर्थ है जो सीए होता है वही क्या होता है, एक कंपनी में ऑडिटर के काम कर सकता है। लेकिन कुछ प्राइवेट ऑडिटर होते हैं, कुछ अन्य ऑडिटर भी होते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। मुख्यतः जो ऑडिटर होता है वो कौन होता है? सीए होता है। तो देखिए, सीए की जिम्मेदारी होती है वो क्या हो, एक इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट पर्सन का अर्थ क्या है यहाँ पे? एक स्वतंत्र व्यक्ति होने का अर्थ क्या है कि कभी भी उसकी इन्वॉल्वमेंट व्यवसाय में एज ए मेंबर नहीं होनी चाहिए, व्यवसाय से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा नहीं होना चाहिए। वो ऑडिटर प्रोफेशनल तौर पे आता है, कभी भी संस्था की कभी का मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑडिटिंग के काम होते हैं वो सामान्यतः एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाने की बात होती है, जिसे हम कहते हैं फाइनल ऑडिट। आगे जैसे जैसे क्लासेस आप लेंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी बेसिकली इतना जानते रहिए कि ऑडिटिंग का काम कौन करता है? ऑडिटर करता है। और एक ऑडिटर को कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फोर्थ पॉइंट के विषय में। देखिए, जो फोर्थ पॉइंट है, अगर हम इसकी फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे बताया जाता है कि यूज ऑफ द वाउचर्स। यहाँ पे वाउचर्स का इस्तेमाल, यूज ऑफ द वाउचर्स। देखिए, वाउचर्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ पे बेसिकली जो आपके ऑडिटिंग का कार्य किया जाता है, जो अंकेक्षण संबंधी कार्य होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं वाउचर्स पे। वाउचर्स का अर्थ होता है जैसे जब हम कोई भी वस्तु कहीं से भी, किसी भी अच्छी दुकान से, अच्छे हिसाब से खरीदते हैं तो वहां पे हमें एक रिसिप्ट दी जाती है। लोकल दुकानों पे सामान्यतः आपको रिसिप्ट नहीं मिलती, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड शॉप है वहां पे जब आप कोई भी वस्तु परचेज करते हैं तो एक पक्की बिल आपको मिलती है, रिसिप्ट मिलती है। ठीक है, उसी रिसिप्ट के आधार पे आपके ट्रांजेक्शन्स मैच होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी भी व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय के आंतरिक कामकाज के लिए
व्यवसाय अपना एक बाउचर यूज करता है कि जैसे किसी सेल्स डिपार्टमेंट से फाइनेंस डिपार्टमेंट की कोई बिल पास होता है, कोई ट्रांजेक्शन होता है, या व्यवसाय के जो भी इंटरनल कार्य है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर के हो, तो वहां पे जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है वहां पे कैश के फॉर्म में ना होकर बल्कि क्या होता है, बाउचर्स के फॉर्म में होता है। और उसी बाउचर्स के बेसिस पे क्या होता है, कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन को मैच किया जाता है। तो देखिए, जब बाउचर्स का मैच ट्रांजेक्शन की किया जा रहा है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बाउचिंग। ये प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है, बाउचिंग कहलाती है। ठीक है, और बाउचिंग के बारे में बताया जाता है कि बाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। बाउचिंग क्या होता है, ऑडिटिंग का बैकबोन होता है। तो देखिए, यहाँ पे जब कभी भी हम अंकेक्षण की बात करते हैं तो अंकेक्षण किसका यूज होता है, बाउचर्स का यूज होता है। और इसी बाउचर के यूज या इस्तेमाल के माध्यम से हम अपने संस्था में ऑडिटिंग का कार्य आसानी से कर पाते हैं। अगर हम बाउचिंग नहीं यूज करेंगे तो फिर ऑडिटिंग का कार्य पॉसिबल नहीं। तो ऑडिटिंग की खास विशेषता होती है, यहाँ पे क्या होता है, बिल और बाउचर्स का यूज किया जाता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है, क्लियर हो गया होगा, ट्रांजेक्शन को मैच करने के लिए। जो भी ट्रांजेक्शन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे गए हैं या नोट डाउन किए गए, उनका मैचिंग किया जाता है। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूज ऑफ बाउचर्स के साथ साथ, जब हम कभी भी ऑडिटिंग के बारे में बात करते हैं तो ऑडिटिंग कहीं ना कहीं एक सर्टेन पीरियड पे बेस्ड होती है। सर्टेन पीरियड का यहाँ पे अर्थ क्या है, एक निश्चित समयावधि होती है। जब हम अंकेक्षण के विषय में बात करते हैं तो अंकेक्षण का कार्य एक निश्चित समयावधि में किया जाता है। अब ये निश्चित समयावधि होती क्या है, देखिए हमने जैसे आपको पहले स्पष्ट किया कि जैसे ही अकाउंटिंग के कार्य समाप्त होते हैं उसके बाद ही क्या होता है, ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। तो अकाउंटिंग के काम समाप्त कब होते हैं, आपको सब लोगों को पता है कि फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट हो जाने के बाद 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में क्या होता है, आपके अकाउंटिंग के काम होते हैं। जैसे ही काम एंड होते हैं उसके तुरंत बाद कौन सा काम स्टार्ट होता है, ऑडिट। तो देखिए सर्टेन पीरियड क्या होता है, 1 साल के बाद ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। लेकिन आप जब आगे पढ़ेंगे तो ऑडिट कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि बेसिकली एक नहीं तो आपका मुख्य है। कंटिन्यूअस ऑडिट होती है, आपकी कुछ अन्य प्रकार की भी ऑडिटें होती हैं जहां पे हम पूरी फाइनेंशियल ईयर का वेट नहीं करते, बल्कि उसको कई पार्ट जैसे होता है कि आपकी कहीं ना कहीं हाफ ईयर का हो जाए, 6 मंथ का ऑडिटिंग कर दिया जाए, 3 मंथ का ऑडिटिंग हो जाए। लेकिन ये तो क्लियर रहता है कि वहां पे एक सर्टेन पीरियड होगा, एक आपका निश्चित समयावधि होती है, तभी उसकी अंकेक्षण की जाती है। ऐसा नहीं है कि कभी 2 दिन में ऑडिटिंग होती तो कभी 10 दिन में होगी तो कभी 15 दिन में होगी, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो देखिए सर्टेन पीरियड होना चाहिए। सर्टेन पीरियड के साथ साथ ऑडिटिंग की खास विशेषता ये भी है कि ऑडिटिंग का जो व्यक्ति कार्य करता है वो टैक्टफुल होना चाहिए। टैक्टफुली का मतलब होता है चातुर्यवान, या टैक्टफुल का मतलब इससे चालाकी करने से। देखिए हमेशा जो भी अंकेक्षक होता है वो चालाक प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि आप सभी को पता होता है कि हर एक बिजनेस में कहीं ना कहीं फ्रॉड के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं हर एक व्यवसाय में फ्रॉड होता है। अब देखिए फ्रॉड के कंडीशंस में एक व्यक्ति अगर जो ऑडिटिंग का काम करता है उसके अंदर चातुर्यवान का गुण नहीं है, वो चातुर्य नहीं है, तो निश्चित रूप से उस फ्रॉड को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, उस पर्टिकुलर फ्रॉड को कभी भी वो पकड़ नहीं सकता। तो देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए, वो चातुर्यवान होना चाहिए। तो अंकेक्षण के अंतर्गत एक विशेषता ये होती है कि जो भी ऑडिटिंग का काम करता है, जो ऑडिटर होता है, वो क्या होना चाहिए, चातुर्यवान व्यक्ति होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रिपोर्ट, देखिए यहाँ पे प्रतिवेदन की बात आती है। जो लास्ट इसकी विशेषता है, जो खास विशेषता होती है सबसे ज्यादा, होती है प्रतिवेदन। अंकेक्षण के अंतर्गत जो भी लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है, उसके जांच के बाद अपना एक ओपिनियन ऑडिटर व्यक्त करता है, किसके माध्यम से, प्रतिवेदन के माध्यम से। तो फाइनली जांच करने के पश्चात कहीं ना कहीं प्रतिवेदन तैयार करना अनिवार्य हो जाता है। जब भी हम अंकेक्षण की बात करेंगे तो अंकेक्षण के अंतर्गत प्रतिवेदन भी तैयार किया जाता है। ये भी इसकी क्या है, एक बहुत ही खास विशेषता है। ऐसी तमाम विशेषताएं और भी हैं, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल्स जो भी दिए गए हैं अकाउंटिंग से संबंधित उसको फॉलो करना होता है, और भी ढेर सारी चीजें हैं इसमें।
लेकिन फिलहाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन 10 नंबर में पूछे आते हैं कि ऑडिटिंग क्या होता है, अंकेक्षण किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए। जितना आपके लिए पर्याप्त है इतना आप लिख सकते हैं इजिली। ठीक है, और मिलते हैं अपने अगली क्लास में। ठीक है, उसके बाद अगली क्लास में हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग के बारे में। धन्यवाद।